everyone, welcome to Excellence Family. So before start a new chapter, I will discuss to you most important टॉपिक व्हाट कि गाइस हमने अभी तक नाइन्थ एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स बना दिए हैं फोर्थ यूनिट तक, आई मीन थर्ड यूनिट तक, और ये मेरी फोर्थ यूनिट बनने जा रही है नाइन्थ एनसीईआरटी इंग्लिश बिहेव बुक की। सो गाइस मैं चाहती हूँ कि आप वीडियोस को देखें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें सो दैट मैं आपके लिए और आगे न्यू वीडियोस लेकर आ सकूँ। सो गाइस आज का ये जो लेसन है ये डिपेंड है नाइन्थ एनसीईआरटी बुक की फोर्थ जो यूनिट होती है उसका चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये गाइस चैप्टर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि ये जो लेसन है ये डिपेंड है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या क्या किया उनकी लाइफ में, उन्होंने कितने स्ट्रगल किए, किस तरीके से उन्होंने इन्वेंशंस किए, किस तरीके से उन्होंने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी एक्सप्लेन की, थ्योरी दी। तो ये पूरा डिस्कशन हम लोग गाइस आज के इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं लेसन। हम सबसे पहले हमारे सबसे फर्स्ट स्टेंजा में आई मीन पैराग्राफ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि उनके कुछ छोटे मोटे इंट्रोडक्शन जो हैं, आई मीन उनका इंट्रोडक्शन क्या था, क्या है, वो कहाँ जन्मे थे, ये सारा सब कुछ इसमें हम लोग पढ़े हैं। सो बिफोर स्टार्ट बट आई विल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और इस पर मुझे कमेंट ज़रूर करें सो दैट मैं आगे आपके लिए टॉपिक लेकर आ सकूँ, चैप्टर्स लेकर आ सकूँ। और दैन अगर कुछ डाउट होता है तो आप यहीं पर मुझे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो एंड देन कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, सो फर्स्ट शुरू करती हूँ मैं लेसन हमारा। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन की एक सिटी उल्म में हुआ था। Without any indication that he was destined for greatness. Greatness मतलब महानता, without मतलब के बिना, एंड इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत। ठीक है, तो बिना कोई इंडिकेशन के उनकी डेस्टिनी में, उनके भाग्य में इतना महान बनना लिखा हुआ था, ये किसी को नहीं पता था, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन उसके विपरीत बात होती थी। क्या कि हिज मदर थॉट, मम्मी अल्बर्ट की जो थी उनकी क्या सोचती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। ठीक है, फ्रीक उसे कहते हैं जैसे यहाँ पर फ्रीक को कह सकते हैं कमज़ोर होना या फिर औरों के मुकाबले में सही से परफॉर्म न कर पाना, उसे बोला जाता है फ्रीक। पर यहाँ पर कुछ मीनिंग दे रखा है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु अनयूजुअल टू डजंट अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब ये फ्रीक उसे कहते हैं जो अदर्स की तुलना में क्या होते हैं, उनसे काफ़ी अलग होते हैं, है ना। तो फ्रीक वर्ड आई होप आपको समझ आया फ्रीक होता क्या है। ओके, या थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, सी गुड। सो क्या बोला गया, उनकी मम्मी का ये सोचना था, उनकी मम्मी का ये मानना था कि अल्बर्ट तो फ्रीक थे। To her his head seemed too much large. उनको ऐसा लगता था, क्या लगता था कि अल्बर्ट का जो सिर है वो औरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही लार्ज था, ज़्यादा ही बड़ा था। सेकेंड पैराग्राफ में बोला एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। 2.5 साल की उम्र में भी आइंस्टाइन ने बोलना नहीं सीखा था। When he finally did learn to speak, finally उन्होंने बोलना सीखा। He uttered everything twice. Uttered का मतलब भी होता है बोलना। Finally उन्होंने बोला, लेकिन हर एक बात को वो twice दोहराते थे, डबल बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन को नहीं पता था what to do with other children and his playmates called him brother boring. देखो, आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि उन्हें, उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो जो यंगस्टर्स थे प्लेड बाय हिमसेल्फ। आगे पढ़ती हूँ गाइस, इस टॉपिक को हम लोग अभी कवर करेंगे। ओके, पहले ये पैराग्राफ कवर करवाती हूँ। ओके, मच ऑफ टाइम, तो ये हमसे क्या कहता है
कि सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से कहते थे, तो ज़्यादातर यंगस्टर्स के साथ वो खेलते थे या फिर यंगस्टर्स उनके साथ खेलते थे। ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, आइंस्टाइन स्पेशली मैकेनिकल टॉयज जो गैजेट होते हैं उन्हें ज़्यादा ही पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी नई जन्मी हुई उनकी बहन पैदा हुई तो उनकी बहन को उन्होंने देखा, उनका नाम था माजा। ही इज सैड टू हैव सैड, तो आइंस्टाइन ने माजा के बारे में कहा फाइन ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। अब आप गाइस देखो कि एक बच्चे में भी वो मैकेनिकल बात लेकर आ गए कि इसके पहिए का है, ये बच्ची चलती कैसे है। ओके, फिर थर्ड में बोला गया अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, जब वो बच्चे थे तो एक बार हेडमास्टर ने उनके पापा को कहा कि दैट आइंस्टाइन चोज, कि आइंस्टाइन कोई भी चूज करेंगे चूज करेंगे एज अ प्रोफेशन, जैसे कोई भी एक पेशा, तो वुडंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के पापा से कहा कि ये जिस भी प्रोफेशन को चूज करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई मैटर है ही नहीं। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि हेडमास्टर का कहना था कि वो किसी भी फील्ड में किसी भी प्रोफेशन में एक सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग, तो आइंस्टाइन ने शुरू किया लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम, क्योंकि उनकी मम्मी ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम, बाद में उन्होंने अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में उन्हें गिफ्ट मिल गया, क्या मिला? एक एमेच्योर वायलिनिस्ट, मतलब वो एक वायलिनिस्ट बन गए, मतलब बहुत अच्छा बजाने लगे। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, या फिर एक और मीनिंग होता है जो चैप्टर के मुताबिक है, पहले हाईलाइट कर देती हूँ, या डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर दैन एज अ प्रोफेशन, मतलब कुछ भी एक अलग से काम करना, बट वो आपका प्रोफेशन नहीं होता। लाइक हम कह सकते हैं एक हॉबी, ठीक है, वो प्रोफेशन से अलग होती है। तो वायलिन बजाना भी आइंस्टाइन की एक हॉबी थी, उनका प्रोफेशन अलग था। ओके, फिर मेंटेनिंग, उन्होंने मेंटेन किया, आई एम रियली सॉरी गाइस, या उन्होंने क्या किया? मेंटेन किया दिस स्किल, इस स्किल को थ्रू आउट हिज लाइफ। थ्रू आउट का मतलब होता है जीवन भर या पूरी लाइफ। तो वो एक वायलिनिस्ट के तौर पर उन्होंने क्या किया? मतलब बहुत अच्छे वायलिन बजाना सीखे, ठीक है, उन्होंने सीखा भी था और उन्हें गिफ्ट भी मिल गया। वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हो गए थे। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वायलिन को मेंटेन किया, उन्होंने अपनी इस स्किल को लाइफ टाइम बना कर रखा। फिर फोर्थ पैराग्राफ की बात करते हैं कि इसमें क्या बोला गया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बैड विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो गए हाई स्कूल म्यूनिक में। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब आइंस्टाइन की पूरी फैमिली ने म्यूनिक में शिफ्ट किया था और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, हाई स्कूल की, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और अच्छे से गुड मार्क कवर किए इन एवरी सब्जेक्ट, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, मतलब लगभग हर एक सब्जेक्ट में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल, आइंस्टाइन स्कूल से नफरत करने लगे थे। ऐसा क्यों था? रीजन जानने के लिए बेताब हो ऑफ कोर्स। सो स्कूल्स रेजिमिनेशन, रेजिमिनेशन का मतलब होता है कायदे कानून नियम, ठीक है, कड़क अनुशासन। एंड ऑफन क्लेश्ड, ऑफन होता है अक्सर, क्लेश्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, लड़ाई हो जाना विद हिज टीचर्स। तो आइंस्टाइन स्कूल से थोड़ा नफरत करने लगे थे, उनके नियम, उनके डिसिप्लिन्स की वजह से, और इसीलिए लड़ाई झगड़े हो जाते थे टीचर्स के साथ में। एट द एज ऑफ 15 साल की एज में आइंस्टाइन को लगा सो स्टिफिल्ड होता है एक तरीके से सफोकेट होना, दम घुटना, घबराना। ओके, देयर, वहाँ पे ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, लेफ्ट होता है छोड़ना, ठीक है। ये जो मीनिंग्स है वो साइड में यही बताते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। ओके, सो
एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि उन्हें उस स्कूल में ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहे स्कूल में, तो उन्होंने स्कूल को छोड़ना ज़्यादा उचित समझा। उन्होंने उस स्कूल को छोड़ने के लिए फैसला कर लिया उन्होंने, जो उनके लिए गुड था, फॉर गुड, अच्छा था। फिर 5th में बोला गया द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। उसके पिछले ही साल अल्बर्ट के पेरेंट्स ने मिलान में शिफ्ट किया एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बेटे को छोड़ दिया, कहाँ पर, रिलेटिव्स के साथ में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड होता है बहुत लंबा, डिस्कशन होता है बातचीत, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड in a city which was more liberal than Munich। देखो, प्रोलॉन्ग्ड, लंबा डिस्कशन, मतलब बहुत लंबा डिस्कशन किया, और आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा बताई। क्या बताई? और वैसे एक बात है, आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन के पास एक विश थी, उन्होंने विश रखी कि वो एजुकेशन को आगे रनिंग करना चाहते हैं इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में वो जाना चाहते थे, वहाँ के स्कूल में। इन अ सिटी, को एक सिटी थी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। अब म्यूनिक सिटी जो थी उससे बहुत ज़्यादा, स्विट्ज़रलैंड में वो चाहते थे कि मैं वहाँ जाकर पढ़ाई करूँ, कि वहाँ बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं होंगे, वो फ्री सिटी होगी मेरे लिए, लिबरल, फ्री। फिर हम पढ़ते हैं 6th पैराग्राफ में क्या बोला गया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन को गिफ्ट मिला था मैथमेटिशियन है वो, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और साथ में फिजिक्स में भी वो इंटरेस्टेड थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं पढ़ाई करने के लिए ज्यूरिख जाऊंगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग appealed to the dashing young man with the walrus mustache। walrus होता है बड़ी बड़ी, mustache, walrus होता है बड़ा, और mustache होता है मूछें, ठीक है। तो आइंस्टाइन को मैथमेटिशियन कहा जाता है, मैथमेटिक्स तो गिफ्ट मिला है, और साथ में वो भौतिक में भी, भौतिक शास्त्र को भी अच्छे से समझते थे, उसमें भी इंटरेस्टेड थे। लेकिन जब उन्होंने स्कूल को फिनिश किया तो वो एक ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में गए, ज्यूरिच में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर पढ़ने गए। लेकिन साइंस ही काफ़ी नहीं था इस यंग डैशिंग मैन के लिए। उन्हें ये उनकी बड़ी बड़ी मूछें बताई गई हैं, है ना, जैसे कि हम आज जानते हैं कि इस फोटो को ज़्यादातर हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। अभी हमें यही मालूम है कि ये ऐसे दिखते थे, तो पहले ये जब जवान थे, जब पहले की फ़ोटो है ये, तब इसमें बताया गया कि उनकी वॉलरस मूछें थी। इसके अलावा और भी कामों में वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है। एपीएल का मतलब होता है निवेदन करना, ओके। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, कि जैसे हम लोग देख सकते हैं आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एंड आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ। जैसे हम अब अभी के लिए, अभी के समय में हम उन्हें इस तरीके से जानते हैं, बट जब वो 21 ईयर के थे तब हमें ये देखने को फोटो, उनको अभी उनका फोटो में देखने को मिल सकता है। सो गाइज, अभी मैंने एक ब्रैकेट छोड़ा हुआ था, उसे मैं क्लियर करवाऊंगी चैप्टर के एंडिंग में, ओके, तो टेंशन ना ले। सो हम पढ़ते हैं आगे। तो गाइज इतना तुम्हें समझ आया होगा, तो नेक्स्ट पढ़ती हूँ 7 पैराग्राफ, बहुत इंटरेस्टिंग है, और पढ़ते हैं इसको। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उन्हें पढ़ाई के अलावा और भी काम में इंटरेस्ट था। वो बोले हैं कि एक स्पेशल स्टूडेंट था उनका, अब वो कौन था या थी देख लेते। मिलेवा मैरिक, जो एक गर्ल थी, whom he found be a clever creature, चतुर प्राणी, ठीक है। उन्होंने मिलेवा मैरिक में एक चतुर प्राणी को पाया, वो भी उनकी ही तरह क्या थी, इंटेलिजेंट थी। दिस यंग सब साइबेरियन थी वो, और सब साइबेरियन थी और रहने आई थी, वो पढ़ने के लिए आई थी स्विट्जरलैंड, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन गए थे। तो दिस यंग सब, ये वो जो लड़की थी साइबेरिया की रहने वाली थी, साइबेरियन जिसे कहते हैं, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। क्योंकि ज्यूरिख में जो यूनिवर्सिटी थी वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी में से थी जो यूरोप में क्या होता है कि वेयर वुमन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पे महिलाएं भी डिग्रीज पा सकती थी,
तो बहुत पिछले टाइम में भी महिलाओं को पढ़ने के लिए, आई मीन गर्ल्स को पढ़ने के लिए थोड़ा पाबंदी किया जाता था, बट फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती थी जो गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने में, डिग्रीज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती थी। सो इसीलिए वो जो साइबेरिया की रहने वाली थी मिलेवा मैरिक, वो स्विट्ज़रलैंड इसीलिए आई थी ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए और डिग्री ले पाए। आइंस्टाइन सो इन हर एंड एली को बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है, दोस्त। तो आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक में एक फ्रेंड दिखा, एक दोस्त दिखा। अगेंस्ट द फिलांस्टिक उसे कहते हैं जो कुछ कला होती है, लाइक म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ये इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आई मीन जिसको कला में इंटरेस्ट नहीं हो उसे क्या बोला गया? फिलेस्निक्स, ओके। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Odd का मतलब होता है अजीब व्यवहार, ऑड नंबर, एंड कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार या फिर निरंतरता, ठीक है। तो आइंस्टाइन की जो फैमिली थी और उनके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले दोस्त थे, ठीक है, सभी को कला में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मिलेवा मैरिक में एक स्पेशल बात उन्हें नजर आई कि वो भी इन सब बातों में इंटरेस्टेड थी। इन सब बातों में मतलब वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। तो आइंस्टाइन के चारों ओर बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति थे जो इन कला के बारे में नहीं जानते या उन्हें रुचि नहीं होती थी, ठीक है। तो फिर अब आइंस्टाइन के अंदर ये सारी एबिलिटी थी, वो सब अच्छे से जानते थे, तो बाकी सारे उन्हें ऐसा लगता था कि ऑड नज़रिए से देख रहे हो। द कपल फेल इन लव, लास्ट में द कपल फेल इन लव एंड लेटर सर्वाइव, और बाद में उन्होंने सर्वाइव किया। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, आई मीन उन्होंने लेटर्स को इधर से उधर किया। सर्वाइव का मतलब वैसे तो होता है जीवन जीने के लिए संघर्ष करना, लेकिन इधर क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने लेटर्स में बात करना शुरू करी, तो उनसे एक अफेक्शन बना, एक स्नेह बन गया दोनों के बीच। मिक्सिंग साइंस, जब वो बात किया करते थे तो साइंस को मिक्स किया करते थे विद टेंडरनेस, टेंडर होता है प्रस्ताव, है ना। तो वो अपनी बातों में क्या किया करते थे? बात करते थे, तो साइंस फिक्शन के वर्ड यूज किया करते थे। रोट आइंस्टाइन ने लिखा भी था कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी एंड विक्टोरियस कंक्लूजन। रिलेटिविटी मतलब संबंधता, उन्होंने उनकी थ्योरी थी, एंड विक्टोरियस मतलब विजय पाना, एंड कंक्लूजन मतलब परिणाम या फिर उपसंहार, ओके। तो क्या बोला गया कि हम कितने खुश हैं कि हमें गर्व होगा, कब होगा? जब हम जिस थ्योरी पर वर्क कर रहे हैं, हम दोनों रिलेटिविटी की थ्योरी पर वर्क कर रहे हैं, और जब ये अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें बहुत ही प्राउड फील होगा जब इसमें हम जीत हासिल कर लेंगे, ठीक है। और जब हम किसी एक निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे, ओके। उनके लेटर्स में इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी थी। फिर हम पढ़ते हैं आगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 21 साल की एज थी और 1900 मतलब 1900 में क्या हुआ? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से जो वो कर रहे थे स्विट्जरलैंड की, वहाँ से उन्होंने कंप्लीट किया। एंड अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था। सो ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, और प्राइवेट लेसन्स भी दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है। बर्न में इन्होंने क्या किया कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर इनकी जॉब लग गई थी 1902 में, और वहाँ पे उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस था उसमें काम किया था। पेटेंट का मीनिंग है यहाँ पर अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स अस राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, मतलब जो खोज करते हैं व्यक्ति, जो भी विद्वान साइंटिस्ट होते हैं या जो जिनकी भी कुछ थ्योरी होती होगी, है ना, तो उन थ्योरी को, उनके जो इन्वेंशंस होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना, उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिपोर्ट करना, तो ये पेटेंट ऑफिस में उनका काम हुआ करता था, ठीक है। फिर वो आगे बोलते हैं कि while he was supposed to be assessing what, तो assessing का मतलब क्या होता है? assessing होता है समझना, ओके। अदर पीपुल्स इन्वेंशन, सपोज्ड करने का मतलब होता है मानना। तो उस वक्त वो उन लोगों के जो इन्वेंशंस हुआ करते थे उनके बारे में और अच्छे से अंडरस्टैंड करते समझते थे।
एंड आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, और वो सीक्रेट तौर पे अपने खुद के आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। ही इज सेड, उनका ऐसा कहना है कि हैव जॉकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक जॉकिंगली तौर पर एक विश्वास बताते हुए, आई मीन किसी अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन होते हुए वो कहते हैं कि उन्हों को जहाँ पर वो काम करते थे एक डेस्क होती थी और उसे उन्होंने नाम दिया हुआ था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वहाँ वो अपने कुछ इन्वेंशंस या फिर अपनी कुछ थ्योरी वहाँ पर उस डेस्क में रखा करते थे। 9th में बोला गया वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। ठीक है, उन्होंने एक रिलेटिविटी संबद्धता की थ्योरी बताई थी और 1905 में वो पब्लिक हुई थी। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? समय के अनुसार, आई मीन समय के अनुसार बोला गया अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब समय और दूरी का उन्होंने नियम दिया था। वो कहते हैं कि ये समान नहीं होता, सही नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता। Indeed, एक्चुअल में two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। मतलब जब हम दो घड़ी को सेम टाइम पर चलाते हैं तो वो एक जैसा समय नहीं बताती। ये उनकी थ्योरी पब्लिश हुई थी 1905 में। ओके, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, ये दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला था विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो रिलेशनशिप शो करता था मास और एनर्जी के बीच में। ओके, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले पे बात करते हैं E इक्वल्स टू mc²। तो उसमें वो मतलब बताते हैं कि इनका क्या क्या मीनिंग है। जैसे इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशंस E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, खाली जगह। ठीक है, तो उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया है, C को इंडिकेट किया है उन्होंने अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी दूरी बताई गई है। फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एग्जाम्पल है व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल, जब आप बैठे हो किसी नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे के लिए, इट सीम्स, तो ऐसा लगता है लाइक कि जैसे 2 ही मिनट हुए। ओके, और व्हेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव, जब आप किसी गर्म स्टोव पर बैठे हो 2 मिनट्स के लिए, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है जैसे आपको 2 घंटे हो गए हो। सो दैट्स रिलेटिविटी। सो यही एक संबद्धता थी, आई मीन ये रिलेटिविटी की थ्योरी थी उनकी। तो पढ़ते हैं आगे कि और क्या बोला गया। 10th में पढ़ते हैं, रन करते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स की, तब his private life was unraveling, उनकी प्राइवेट लाइफ बहुत गिरती जा रही थी, मतलब प्राइवेट लाइफ उनकी ठीक नहीं चल रही थी। अनरिवेलिंग का मीनिंग दे रखा है मीन्स व्हाट, कि स्टार्टिंग टू फेल, आई मीन उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी ना वो ठीक से सेटल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, अल्बर्ट जो थे वो चाहते थे कि वो मिलेवा से मैरिज करे, शादी करे, बट क्या हुआ देखते हैं। सो अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा था, वो चाहते थे कि वो मिलेवा मैरिज से शादी करें, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन मम्मी उनके खिलाफ थी। मम्मी मतलब आइंस्टाइन की मॉम उनके खिलाफ थी। सो शी थॉट मिलेवा के बारे में उनका सोचना था। क्या सोचना था? कि हु वॉज देयर 3 years ओल्डर दैन हर सन, कि वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत बड़ी रहेगी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, सो मिलेवा की इंटेलिजेंस से, बौद्धिकता से, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो इससे मम्मी बहुत परेशान थी। शी इज़ बुक लाइक यू, वो आइंस्टाइन को उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एक किताब की तरह। हिज मदर सेड, ऐसा उनकी मम्मी ने कहा। तो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने फिर वेडिंग ऑफ कर दिया, आई मीन उन्होंने फिर शादी नहीं की। बट फिर आगे देखते हैं।
द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन फाइनली उन दोनों ने शादी कर ली थी और जनवरी 1903 में। एंड ही हैड 2 sons, उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फैल्टर्ड होता है बिकम वीक, मतलब कमज़ोर बनना। तो उनकी जो मैरिज थी वो कमज़ोर पड़ने लगी थी, उनका रिश्ता कमज़ोर होने लगा था। मिलेवा मीनवाइल उसी वक्त was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। तो उसी वक्त वो अपनी सारे एम्बिशंस को, सारी आकांक्षाओं को एंड इंटेलेक्चुअल जो वो चाहती थी, जो उनके काम थे, वो जिस फील्ड में बनना चाहती थी, तो क्या हुआ, वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। वो सब उन्होंने खो दिया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ाई झगड़े होने के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, मतलब सन 1919 में इस कपल ने फाइनली डिवोर्स ले लिया था। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने बिल्कुल सेम ईयर एल्सा जो उनकी कजिन थी उससे शादी कर ली थी। आई होप गाइस इतना लेसन आपको ज़रूर समझ आया हो। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे आइंस्टाइन उस वक्त, अपने न्यू चैप्टर पर वर्क कर रहे थे रिलेटिविटी की। ठीक है, और दुनिया में अपनी और थ्योरी को और प्रेजेंट करना चाहते थे। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सन 1915 में उनकी एक और जनरल थ्योरी पब्लिक हुई, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। जो वो थ्योरी थी वो इंटरप्रिटेशन करती थी, व्याख्या करती थी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इन एक्लिप्स, मतलब जब सूर्य ग्रहण होता है, इन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। जो उनकी थ्योरी थी ना, उस वक्त का जो सूर्य ग्रहण हुआ था उस वक्त के अनुसार, उस वक्त के टाइम के अनुसार ये थ्योरी उनकी बिल्कुल सच थी, एक्यूरेट थी, सही थी। तो आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तारित, और फिक्स्ड स्टार समझते ही हूँ आप, डिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित होना, है ना। तो उन्होंने क्या बताया गया कि आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट किया था कि एडवांस में द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, कि स्टार्स से अगर कुछ लाइट्स आती हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड, तो वो ज़रूर डिफ्लेक्टेड करेंगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, जो सन के साथ बताया गया। यह उनका रिलेटिविटी का ऐसा कुछ थ्योरी था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक है, प्रोक्लेम्ड पहले से ही दावा करना। ठीक है, द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर या फिर एक और मीनिंग होता है फेमस हो जाना। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में बिल्कुल उनके वर्क की वजह से वो फेमस हो गए थे। अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन मतलब विज्ञान के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन आ गया था, एक क्रांति आ गई थी। ओके, 13 में बोला गया आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला इन 1921। ही वॉज शॉवर्ड, उन पर बौछार होने लगी, बारिश होने लगी। द ऑनर्स उन्हें सम्मान मिलने लगा। एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बहुत सारे आमंत्रण आने लगे उन्हें अलग अलग जगहों से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, लॉडेड का मीनिंग भी होता है प्रसिद्ध हो जाना, और वो प्रेस में क्या होने लगे, प्रेस मतलब अखबार में, सब जगह उनकी खबरें आने लगी थी। अब आगे पढ़ते हैं, जब बॉम्ब वाली बात होगी गाइस। सो या व्हेन द नाजीज केम टू पावर, जब नाजीज आया, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। तो व्हेन नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जर्मनी में उनकी पावर लेके आया नाजीज इन 1933 में। तो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड का मतलब होता है शिफ्ट करना। तो आइंस्टाइन ने किया शिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 years later, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोरर। देखो, इन एन अप्रोरर का मतलब है वेरी अपसेट होना। ठीक है,
5 सालों के बाद डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर फिशन में बर्लिन में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो अमेरिकन फिजिक्स थे, अमेरिकन भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। तो इस बात से वो ज़्यादा अपसेट हो गए थे वो जब बम न्यूक्लियर वेपन्स की बात होने लगी थी। सो मैनी ऑफ दैम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, तो जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। तो बहुत सारे जो फैसिज्म था, मतलब ये भी फ्रॉम फैसिज्म जगह का नाम है ये फैसिज्म। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे उन बॉम्ब्स पर, न्यूक्लियर्स पर काम कर रहे थे। सो जस्ट अ साइंस आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड, अब सब लोग डरने लगे थे द नाजिज से, ऑर्गेनाइजेशन से। हो सकता है कि नाजिज क्या करे, बिल्ड करे, बना ले एटॉमिक बॉम्ब, यूज करने लगे एटॉमिक बॉम्ब्स का किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है चैप्टर। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलिग के अर्ज करने पर, निवेदन करने पर, है ना, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को क्या हुआ, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, उनको लेटर लिखा गया, आइंस्टाइन ने लिखा उनके कॉलिग, उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर। सो इन विच ही वॉन्ट, और उस लेटर में आइंस्टाइन ने वॉर्न किया था, चेतावनी दी थी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, किस तरीके का कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह या फिर कोई एक शहर, तो यदि एक्सप्लोड किया जाएगा ऐसी जगहों पर तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी का मतलब होता है संपत्ति, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। तो क्या होता है कि उन्होंने लेटर में लिखा कि इस तरीके का कोई भी बम, एटॉमिक बम क्या हो सकता है यदि हम किसी जगह पर, किसी शहर में या किसी बंदरगाह पर लगाएं तो बहुत सारा पार्ट, मतलब बहुत सारी संपत्ति साथ में डिस्ट्रॉय हो सकती है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू एन इफेक्ट, तो इफेक्ट डालने में ये उनके वर्ड्स फेल नहीं हुए, आई मीन प्रभाव पड़ा। The Americans developed the atomic bomb in a secret projects of their own, लेकिन अमेरिकन्स ने डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया उनके एटॉमिक बॉम्ब को, उनका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे उन बॉम्ब्स को फेंका, गिराया गया जापानीज सिटीज, जापान के 2 शहरों में, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। मतलब अमेरिकन्स ने क्या किया, डेवलप किया अपनी पावर को, एटॉमिक बॉम्ब की पावर को, और उसे गिराया। कहाँ गिराया, जापान की 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर सन 1905 में। गाइज इसमें ईयर याद रखने वाली बात बहुत अच्छी है कि आप इसमें ना ईयर्स याद समझ सकते हो, क्योंकि ईयर से बेस्ड इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किस ईयर में क्या हुआ, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस फाइट कर सकते हो। ओके, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चैप्टर को समझते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फ्रेम कर सकते हो। ओके, सो 16 पढ़ते हैं क्या बोला गया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन का मतलब होता है हिल जाना। तो आइंस्टाइन अपनी इस बात से, आई मीन ये जो बॉम्ब वाली बात हुई, इससे पूरी तरीके से हिल गए थे। बाय द एक्सटेंट, विस्तार ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश होना, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश होना। तो जापान के 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, वहाँ के लोग, वहाँ की पूरी संपत्तियाँ नष्ट हो चुकी थी। इस बात से आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव, इस टाइम पर उन्होंने लिखा पब्लिक मिसिव का मतलब है अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लेटर जो बिल्कुल ऑफिशियली लिखा जाए, औपचारिक तरीके से लिखा जाए, है ना, और वो लेटर होता है बिग, लंबा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। सो दिस टाइम, इसी वक्त उन्होंने पब्लिक में एक मैसिव लेटर लिखा टू यूनाइटेड नेशंस की जनता के लिए। इन इट ही प्रपोज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पर, गठन पर बात की थी। अनलाइक द लेटर्स
to Roosevelt, this one made no impact. वो कहते हैं कि अनलाइकली, जैसे उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रॉजवेल्ट को एक बिग मैसिव लेटर लिखा था ना, उसी तरीके से उन्होंने पब्लिक में भी अनलाइक, मतलब उसी तरीके से, यहाँ पर इसे नापसंद आप नहीं कह सकते, उसी तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनता में फिर से मैसेज लिखा, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड होता है दशक या फिर 10 साल के बाद, तो 10 ईयर्स के बाद की बात हो रही है. तो आफ्टर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. तो आइंस्टाइन अपने जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बट साथ में वो इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिक्स में शामिल हो गए. फिर है गेटिंग फॉर एन एंड द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कंपैशन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. ओके, पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, और कंपैशन आप जानते हो, अभियान चलाना या कोई आंदोलन करना. पीस, शांति, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता. आई मीन डेमोक्रेसी को हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र. ओके, एंड कुछ मीनिंग और है इसमें. पॉलिटिक्स अगेटिंग मतलब पॉलिटिक्स में उतरे वो, एंड विजनरी का मतलब गाइस दे रखा है जो भविष्य के बारे में सोच सके. विजनरी को बोलते हैं जो फ्यूचर के बारे में समझ सके. ये जो वर्ड है इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलेक्टिव वे. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, उसे कहते हैं विजनरी. ओके, तो उन्होंने अपनी इस लाइन में, आई मीन इस चैप्टर में क्या बोला गया कि आइंस्टाइन 10 सालों के बाद पॉलिटिक्स में उतरे. उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी, आई मीन अपनी जो फेमस, वो एक विद्वान, एक व्यक्ति बन गए थे उस वक्त के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशंस दिए थे. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए वहाँ पर लोगों की शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए. ओके, लास्ट में वो बोलते हैं कि व्हेन आइंस्टाइन डाइड, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, कब हुई, 1955 में, एट द एज ऑफ 76, और उस साल उनकी आयु थी 76 साल की. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस. है ना, जैसे कि जब उनकी मृत्यु हुई 1955 में, तो उनकी एज जो थी वो 76 थी, एंड ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, और उन्हें आज भी हम लोग याद करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर दूरदृष्टि वाले थे, फ्यूचर को देख सकते थे. दुनिया में वो बहुत अच्छे सिटीजन थे, मतलब वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, बहुत अच्छे नागरिक थे वो, एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं उन्हें साइंटिफिक जीनियस के बारे में. सो गाइज, ये जो लेसन था कैसा लगा, बट मैंने आपसे कहा था कि वो एक कुछ छूटा हुआ है हमारा, उसको हम पढ़ लेते हैं, है ना, बीच में आया था एक, या ऑफ कोर्स इसको पढ़ना बाकी. उनकी एक घटना के बारे में बताया गया सेकंड में, कि ये हमने अभी तक पूरा लेसन कवर कर लिया है, बट ये जो ब्रैकेट है इसमें वो कुछ बात कहते हैं अच्छी सी, तो उसे पढ़ लेते हैं. सो गाइज, फाइनली वी रीड व्हाट, कि ऑटो नॉबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के एंशिएंट बात हो रही है कि ऑटो नॉबर में एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, वो मैथमेटिक्स का है, और कहना है टोल्ड अ स्टोरी. उनका आई मीन उनका ये कहना है कि द बॉय आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन एक बॉय थे, पहले बचपन की बात हो रही है, दैट ही कैरेक्टराइजेस, उन्होंने उनके चरित्र के बारे में बोला गया एज अ लीजेंड, उन्हें एक लीजेंड कहा गया, एक प्रसिद्ध व्यक्ति. सो बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, ऐसा लगता है जैसे उस पर यकीन करना बहुत ही विश्वसनीय कम है. ठीक है, फेयरली को बोलते हैं ईमानदार, गोरा या फिर सच्चा. ओके, सो एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो बहुत धीरे बोलते थे, आई मीन बहुत धीरे, बहुत सालों के बाद बोलना सीखे थे वो. हिज पेरेंट्स वर वरीड, क्योंकि उनके पेरेंट्स वरीड थे. एट लास्ट, आखिरी में, एट द सपर टेबल, जहाँ पे रात का भोजन किया जाता है, रात का खाना किया जाता है, उसे सपर टेबल बोला जाता है. सो वन नाइट, एक रात को खाने के टेबल पर वो थे शाम में, आई मीन रात को. ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उस वक्त उन्होंने उनकी चुप्पी को तोड़ा, एंड बोला कि द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है. ग्रेटली रिलीव्ड, तो बहुत ज़्यादा राहत मिली, रिलीव्ड मिला. हिज पेरेंट्स आस्क्ड, पेरेंट्स ने पूछा वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, कि तुमने पहले कभी कोई भी शब्द क्यों नहीं बोला.
अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट का जवाब क्या था आप जानते हो? उन्होंने कहा कि बिकॉज अब नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि अब तक जो भी था वो सही क्रम में चल रहा था, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक था ये हमें सेकेंड में पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, क्योंकि एक इंसिडेंट बताया गया था जब वो बोलना लेट सीखे थे, जब 2.5 साल की उम्र तक वो बोलना सीखे ही थे, है ना। तो गाइज ये लेसन आपको कैसा लगा? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। सो आई होप गाइज ये लेसन आपको जरूर हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जाम। सो सी यू गाइज, एंड देन आप क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हो कि आप चैप्टर बेसिस पर क्वेश्चंस लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है, इनके वर्ड्स को फोकस किया है। सो गाइज नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इसकी पोयम के साथ। बाय बाय गाइज, सी यू लेटर।